हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हम करेंगे विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। आप किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, अभी एसएससी के जो भी एग्जाम है या रेलवे एग्जाम में, उसमें आपको 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज को भी पिक करते हैं तो आपको वहां से भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब इन 106 में से जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबसे पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है, मतलब संविधान में संशोधन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 में डिफाइन है। आर्टिकल नंबर 368 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो ये आपका पार्ट नंबर 20 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया है, तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से हमने इस कॉन्सेप्ट को बोरो करने का काम किया है। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट होते हैं उसको प्रेजेंट कौन करता है, मतलब इस बिल को कौन प्रेजेंट करता है, तो कोई भी एमपी, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो या फिर राज्यसभा के एमपी हो, तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि केवल लोकसभा में प्रेजेंट होगा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। तो कभी भी कहीं पर भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी एमपी इस बिल को प्रेजेंट कर सकता है। बट कंडीशन ये है, याद रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारी जो विधानसभा होती है, विधानसभा के पास राइट नहीं होते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट कर पाए। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम जो भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं या जो भी बिल को हम प्रेजेंट करते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि पहले बिल या तो लोकसभा में प्रेजेंट होगा या फिर वो राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर टू थर्ड वोटिंग चाहिए है। टू थर्ड आपको वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। एंड सिमिलर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के केस में भी आपको टू थर्ड यहाँ पर वोट चाहिए है बिल को पास कराने के लिए। जब बिल लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो जाता है तो इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस बिल पे साइन कर देते हैं तो ये हमारा जो बिल है ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है बिल और एक्ट में। बिल वो होता है जो एमपी प्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट, और एक्ट वो होता है जब जिसे लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया हो और प्रेसिडेंट की परमिशन या प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल गया हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के समय। इंदिरा गवर्नमेंट के समय यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 24th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती कि वो इस बिल को रिटर्न कर दे। बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पर बिल में वो बीटो पावर भी यूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती। अगर कोई बिल लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है और राष्ट्रपति के पास गया है तो राष्ट्रपति को मैंडेटरी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन करने ही पड़ेंगे। आप इस बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकते और ना ही इसमें आप वीटो पावर यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक बातें हो गई अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अलावा यहाँ पे समझने वाली चीज एक और है कि किस तरीके से यहाँ पे अमेंडमेंट होता है। तो अमेंडमेंट के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब आपके जो पार्लियामेंट है उसमें अगर 50% वोट आपको मिल जाते हैं, आपने बिल प्रेजेंट किया एंड बिल में जो वोटिंग हुई है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर आपको 50% मिल गया है तो ये सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। सिंपल मेजोरिटी से जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को इंक्रीज करना है या फिर डिलिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर एक्ट या बिल है तो ये सारी चीजें आपके सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 2 है एंड आर्टिकल नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है कि कोई भी यहाँ पर अगर राज्य का, किसी भी स्टेट का नया फॉर्मेशन होता है, स्टेट के नेम में चेंज होता है, स्टेट की बाउंड्री में चेंज होता है, मर्जर होता है स्टेट का, तो ये जो सारी चीजें होती हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 4, इसको हम अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करते। केवल इसमें मेंशन है कि पार्लियामेंट्स के पास राइट होता है, हमारी संसद के पास राइट होता है कि वो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो भी चीजें हैं, जैसे कि स्टेट का नया नाम रखना है या फिर बाउंड्री चेंज करनी है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। इसको हम
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं सेकेंड, किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। तो होता है आपका क्या, स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी दो प्रकार की होती है, डिपेंड करता है कि आपका बिल किस प्रकार का है। मतलब आपका बिल अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालता है तो उसके लिए अलग कंडीशन है, और अगर फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो उसके लिए आपको अलग कंडीशन देखने को मिलेंगी। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अगर आप ऐसा कोई कानून बना रहे हैं, आप ऐसा कोई बिल बना रहे हैं जिसका इम्पैक्ट किसमें हो रहा है, स्टेट को हो रहा है, राज्यों को हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको उस बिल को 50% स्टेट का अप्रूवल भी लगेगा, 50% राज्यों की सहमति भी लगेगी अगर कोई ऐसा बिल आप पास करते हो जो स्टेट को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, और जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट आपके स्टेट्स पे भी होता है। मतलब ये जो बिल है ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करता है, इसलिए इस तरीके के बिल को पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए है। इसके अलावा हमें 50% स्टेट का अप्रूवल भी चाहिए होता है इस तरीके के बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर स्पेशल जो मेजॉरिटी है उसके लिए भी दो कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3, मोर देन 50% यहाँ पर प्रेजेंट इन वोटिंग, एंड 2/3 आपको यहाँ पे वोट चाहिए है इस बिल को पास कराने के लिए। तो हमारे देश में इतना आसान भी नहीं है कि किसी भी कानून में कोई परिवर्तन आसानी से किया जा सके, और ना ही हम इतने रिजिड हैं जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड भी नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट ना किया जा सके। तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई हैं जो हमने यहाँ पर देख ली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें कंडीशन मैंडेटरी है कि पहले आप बिल को लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास कराओगे। मतलब लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी बिल पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का। मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट होते हैं, अगर सहमति नहीं बन पाती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आइए अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हमारे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको नहीं पता कि इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, सो इस क्लास की पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस। और पूजा जैन क्लासेस जो एप्लीकेशन है, वहां से आप इजीली इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए बाकी सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होगी हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था, और उसके एक साल बाद ही 1951 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, ये पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 9 को जोड़ा था। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 8 थे, और हमने यहाँ पे एडिशनल शेड्यूल जोड़ा था विच इज शेड्यूल नंबर 9। किससे जोड़ा है? ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है, जहां पर ये बात करता है प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में और लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो याद रखेंगे कि पहला संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। किस रिफॉर्म से है? ये जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड हमारा पहला संविधान संशोधन है, जिसके अंदर शेड्यूल नंबर 9 को जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 9 की खास बात यह होती है कि शेड्यूल नंबर 9 में जो भी बिल, जो भी एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। जो भी टॉपिक एड ऑन होते हैं शेड्यूल नंबर 9 में, तो यहाँ पर लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे। जब कोई भी ऐसा बिल लगता था कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं, फ्यूचर में डिस्प्यूट होने की संभावना है, तो ऐसे बिल्स को हम कहाँ पर रखने लगे? शेड्यूल नंबर 9 में रखने लगे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर यह आता है कि जो भी बातें यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9 में है, मतलब जो भी बिल आप शेड्यूल नंबर 9 में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो 1973
जब केशवानंद भारती केस होता है तो 1973 के पहले के जो बिल हैं उनमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद के जो भी बिल हैं उनमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो रिव्यू कर सकती है। ये सारी बातें यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9 में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है विच इज आर्टिकल नंबर 19, जो हमारे बोलने का अधिकार, हमारी स्वतंत्रता की अधिकार और फ्रीडम राइट्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज 1 है, इसमें हमारे जो स्पीच के राइट्स हैं, हमारा जो बोलने का अधिकार है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार दिया है तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी कोई भी स्पीच नहीं देंगे जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दे। आप ऐसे कोई भी भाषण नहीं देंगे जो कि क्या करें, यहाँ पर एक तरीके से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको खराब करें। इंडिया और किसी और कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन को खराब करने वाले आप कोई भी भाषण या स्पीच नहीं देंगे। ऐसी कोई भी स्पीच आप नहीं देंगे जिससे कोई भी दंगे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1। किसके अंदर बातें लिखी हैं? ये पहले नंबर के संविधान संशोधन में बातें लिखी गई हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जब पहले नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी कंट्री में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट और अमेंडमेंट माना जाता है, क्योंकि इसका जो बेस है वो कहाँ से आता है? फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आता है। यहाँ पे लंबे समय से डिमांड उठ रही थी कि हमारे जो राज्य है उनको यहाँ पे भाषाओं के आधार पे वर्गीकृत कर दिया जाए। ठीक है, तो सेवंथ नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी पर बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आधार माना जाता है। इसके अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड नंबर और सेवंथ नंबर के शेड्यूल में चेंजेस किए हैं। पहले हमारे देश में जितने भी राज्य थे उन सारे स्टेट को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो सिस्टम था इसको अबॉलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया, और उसके बाद हमने स्टेट को उनके भाषाओं के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। और हमारी कंट्री में उस समय 14 नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था एंड 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ था यूजिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्लियर है? तो ये बात आपको सेवंथ नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मिलती है जो कि 1956 में हुआ था। इसके अलावा और क्या बात की गई, यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड किया गया, और यहाँ पर बात की गई कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट हो, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रोविजन भी आप देखेंगे सेवंथ नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पर एडिशनल और एक्टिंग जज की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 10th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कब किया गया था? 1961 में किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे दादर नगर हवेली का यूनियन टेरिटरी बना लिया था। दादर एंड नगर हवेली को हमने अपनी यूनियन टेरिटरी बना ली थी जो कि पोर्चुगल के कब्जे में थी, पुर्तगालों का यहाँ पे रूल था, और हमने इसको भारत का पार्ट एक यूनियन टेरिटरी बनाया था। सिमिलर यहाँ पे जो 12th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1962 में, इसमें है गोवा, दमन एंड दीव। गोवा एंड दमन एंड दीव को हमने अपना देश का यूनियन टेरिटरी बनाया था। तो याद रखेंगे 10th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में है जिसमें हम दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, और 12th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में हो रहा है जिसमें दमन एंड दीव एंड गोवा को हम यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ था, और इसमें हमने क्या किया, नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया था। स्पेशल प्रोविजंस हमने एड ऑन किए थे फॉर नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, नागा ट्राइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 14 अमेंडमेंट। तो 14th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी 1962 में हुआ था, और इसमें हमने क्या किया था, हमने पुद्दुचेरी या पौंडीचेरी को अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, और फ्रांसीसी से हमने फ्रेंच लोगों से इसको ले लिया और इसको अपनी यूनियन टेरिटरी बना लिया। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुद्दुचेरी ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, मतलब यूनियन टेरिटरी बन चुके थे।
नेक्स्ट आता है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 1966 में पास किया गया था। अब इसमें क्या क्लियर किया गया, इसमें यहाँ पर क्लियर दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप नए राज्यों का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आप नए यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन कर सकते हो, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दो स्टेट को मर्ज कर सकते हैं। ये सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसके बाद हमने क्रिएट किया था पंजाब और हरियाणा राज्य को, तो पंजाब और हरियाणा राज्य का फॉर्मेशन 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद किया गया है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। शुरुआती दौर में हमारे संविधान में टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 लैंग्वेजेस थी। 14 आपको लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे शेड्यूल नंबर 8 में, लेकिन धीरे धीरे हमने नंबर ऑफ अमेंडमेंट किए, संशोधन किए, और आज के समय में 2024 की अगर हम घटना के बारे में बात करें तो 2024 में हमारे शेड्यूल नंबर 8 में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। तो इनिशियली 14 लैंग्वेजेस यहाँ पर थी, और 15th नंबर की लैंग्वेज हमने यहाँ पर ऐड की थी जिसका नाम था सिंधी। तो सिंधी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 15वें नंबर की भाषा है। इसको हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एड ऑन किया है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ा है, सिंधी लैंग्वेज को यहाँ पे एड ऑन करने का काम किया है। नेक्स्ट आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 में हुआ था, और ये वही एक्ट है जिसमें बोला गया था कि आर्टिकल नंबर 368 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, इसमें वीटो यूज करने का अधिकार या फिर बिल को रिजेक्ट करने की जो राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है कि इन पर आपको साइन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब हमारे देश के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, गृह मंत्रालय जब इनके पास था, तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट से बात की थी कि आप भारत का पार्ट बन जाइए और आपको जो प्रीवी पर्स मिलता है, मतलब एक तरीके से आपको जो पेंशन मिलती है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 26 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है 1971 में, इसमें प्रीवी पर्स जो भी पेंशन्स मिलती थी प्रिंसली स्टेट को, या जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे प्रिंसली स्टेट को, उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको संविधान में संशोधन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिवील्ड इन द सेंसस ऑफ 1971। तो 1971 का जब हमारा सेंसस आता है और उसके बाद फिर आप देखेंगे, उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन जब ग्रोथ हो रही है तो हमारा जो देश में रिप्रेजेंटेशन है हमारे एमपीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, या लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, 31st नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को बढ़ा दिया। पहले नंबर ऑफ लोकसभा सीट 425 थी, इनको बढ़ा के 545 545 कर दिया। ये कब हुआ, 1973 के अमेंडमेंट से हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 36 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इमरजेंसी के समय हुआ था, और जिसमें हमने सिक्किम को अपना स्टेट बना लिया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया था, और सिक्किम 22nd नंबर का स्टेट हमारे देश का बन गया था। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, प्लीज आप इसको याद रखिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976 में हुआ था, और यहाँ पर भी आपको इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2/3 पार्ट में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था यूजिंग दिस अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए इसको हम अपने देश का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और यहाँ पे जो भी ज्यादातर चेंजेस हुए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हुए हैं। तो इस कमेटी का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किया गया था। इसके बाद हुआ क्या था, इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिर जाती है और मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आती है 1978 में, और 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया जाता है, और इसमें जो भी चेंजेस हुए थे लगभग 90% चेंजेस को वापस से रिपील कर दिया जाता है, वापस से उसी कंडीशन में ला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों अमेंडमेंट आपको एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हमारा जो प्रियम्बल है, मतलब हमारे देश की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एड ऑन किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो 3 नए शब्द कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आप यहाँ पर ये 3 शब्द देखेंगे, इनको हमने एड ऑन किया है 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके अलावा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर जोड़ा था, पार्ट 4A, जिसमें आपको हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने एड ऑन की हैं
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसके अलावा क्या किया गया, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पे बोल दिया गया कि कैबिनेट की बातों को मानना पड़ेगा, कैबिनेट की बातों को सुनना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। और हमारा जो लोकसभा है, तो लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 साल का, इसको बढ़ा करके 6 ईयर कर दिया गया था अंडर दिस अमेंडमेंट। इसके अलावा हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर 3 न्यू डीपीएसपीज को एड ऑन किया गया था। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड and the participation of worker in the management of the industry and the protection of environment, forest and the wildlife। ये आपको कुछ नए डीपीएसपीज देखने को मिलेंगे। इक्वल जस्टिस है, फ्री लीगल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 3 नए डीपीएसपीज को एड ऑन किया गया था। इसके अलावा क्या किया गया, यहाँ पर बोल दिया गया कि जो आपका इमरजेंसी है, क्योंकि ये इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो उस समय इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। एक्सटेंशन द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट फ्रॉम द 6 मंथ टू द 1 ईयर। यहाँ पर जो इमरजेंसी होती है वो 6 मंथ के लिए होती है, और 6 मंथ के बाद यहाँ पर फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो ये ड्यूरेशन बढ़ाकर कितना कर दिया था, 1 ईयर कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कहीं पर भी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती। इंडिया के किसी भी पार्ट में आर्म फोर्सेस को अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कहीं पर भी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है अंडर दिस अमेंडमेंट। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हुआ करते थे, इनको कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिया, क्योंकि स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी तो होता है। इसलिए 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से मूव कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आता है आपका फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमने स्टेट लिस्ट से मूव किया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कब हुई हैं, 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई हैं। आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। अब यहाँ पर इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें किया गया, सबसे पहली चीज तो ये की गई, जो 6 ईयर आपने लोकसभा का टेन्योर कर दिया था इसको वापस से रिस्टोर करके 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा कोरम, एक्चुअली जब 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उसमें कोरम की पावर हटा दी थी, मतलब कोरम मैंडेटरी नहीं था पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए। अब ये कोरम क्या होता है, तो जब भी कोई मीटिंग होती है पार्लियामेंट की, तो एक तरीके से अटेंडेंस होती है कि टोटल जो लोकसभा के मेंबर हैं उसके 1/10 मेंबर, मतलब 55 मेंबर अगर प्रेजेंट हैं तो ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो कोरम का प्रोविजन था वो 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, इसको वापस से रिस्टोर किया कि कोरम जरूरी है पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए। इसके अलावा इमरजेंसी में जो शब्द यूज हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस को हटाकर कर दिया गया था आर्म रिवोल्यूशन। मतलब अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो ही आप यहाँ पर इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए यहाँ पे बात की गई कि मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के पास पावर आ गई कि कैबिनेट रिटर्न में देगा, उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज करेंगे, और वापस से 6 मंथ यहाँ पे लगा दिया कि 6 मंथ आप इमरजेंसी लगा सकते हो, उसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत होगी। इसके अलावा हमारे देश में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था, हमारा एक फंडामेंटल राइट था विच इज राइट टू प्रॉपर्टी। सो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर हमने एक लीगल राइट बना दिया था, हमने एक लीगल राइट बना दिया था अंडर द आर्टिकल 300A। और ये घटना भी कब हुई है, 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी जब इमरजेंसी का समय होता है, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी है, तो इसमें गारंटी दी गई कि जो आर्टिकल नंबर 20 है और आर्टिकल नंबर 21 है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें की गई थी 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो कि 1978 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है। और इस समय तक आप देखेंगे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और इस पूरे अमेंडमेंट को आया राम गया राम भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका दल बदल कानून है, दल बदल कानून, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस बिल को यहाँ पर लाया गया था। अमेंडमेंट क्या किया गया था, प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर
on the ground of defection and added the new 10th schedule containing the detail in this regard। अब यहाँ पे कौन से कानून होंगे, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो या फिर आपके विधानसभा का मेंबर हो, अगर वो बार बार अपनी पार्टीज को चेंज करता है तो किस तरीके से डिफेक्शन लगाया जाएगा, दल बदल कानून लगाया जाएगा और उसकी मेंबरशिप को खत्म किया जाएगा। तो इसके जो भी क्लॉजेज हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, 10th नंबर के शेड्यूल में मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उससे हमारे अपने संविधान में 10th नंबर का शेड्यूल जोड़ा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है आपको थोड़ी देर पहले कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल हुआ करते थे, फिर जब हमने फर्स्ट नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1951 में, तो हमने 9th नंबर के शेड्यूल को एड ऑन किया और अब हम 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं 1985 में और हम 10th नंबर के शेड्यूल को यहाँ पर एड ऑन कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। फिर कभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कानून हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस चीज पे है कि हमें अपने अमेंडमेंट को डिस्कस करना है। कौन कौन से कानून हैं, क्या होता है, वो हम फिर कभी फ्यूचर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में हुआ था और इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं या जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। पहले हमारे देश में 21 एज थी, किसी भी व्यक्ति को वोट करने का अधिकार कब था, जब वो 21 ईयर्स का होता है। इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था, 18 ईयर, और आज हमारे देश में जो वोटिंग करने की एज है वो 18 साल आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो कि आपके एनसीआर मतलब आपकी दिल्ली के बारे में बात करता है। इसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और यहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें आपको लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा देखने को मिल जाएगी, जिसमें 70 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 15 लैंग्वेज हो चुकी है और 15वीं लैंग्वेज जो हमने एड ऑन की है उसका नाम है सिंधी लैंग्वेज अपने शेड्यूल नंबर 8 में। अब हम यहाँ पर 1992 के जो आपका 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे हम अपनी 4 लैंग्वेजेस को एड ऑन कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 8 में। सॉरी 3 लैंग्वेज को एड ऑन कर रहे हैं हम शेड्यूल नंबर 8 में और इन 3 लैंग्वेज का नाम क्या है, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो नमक मतलब यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को हमने एड ऑन किया है अपने शेड्यूल नंबर 8 में अंडर द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इस तरीके से आपकी जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो 18 हो गई थी शेड्यूल नंबर 8 में। डन। नेक्स्ट बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था और ये एक्ट डील करता है पंचायतों के साथ। ठीक है, ये डील किसके साथ करता है, पंचायती के साथ करता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में बात की गई है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक नया पार्ट जोड़ा है। ठीक है, हमने एक नया पार्ट और एक नया शेड्यूल को भी जोड़ा। तो शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा गया है अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो शेड्यूल नंबर 11 है उसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट मिलते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को होता है। तो इसमें आपको टोटल 29 सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसपे राइट्स होते हैं पंचायतों के पास कि वो कानून बना सकते हैं और एक नया पार्ट जोड़ा है पार्ट नंबर 9। ठीक, फिर आता है आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था और ये आपकी जो म्यूनसिपालिटीज होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनके बारे में बात करता है। इसके अंदर हमने क्या किया गया, पार्ट 9A को हमने एड ऑन किया और यहाँ पर 12th नंबर के शेड्यूल को जोड़ा। 12th नंबर के शेड्यूल को जोड़ा, इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जिन पे राइट्स होते हैं म्यूनसिपालिटीज को कि वो लॉ बना सकते हैं, जिसमें आपको 18 आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हो गए और आज भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में 12 अनुसूचियां या 12 शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52 नंबर का, 73 और 74, 8, 9 आपका यहाँ पर 8, 9, 11, 12 और ये आपका 10 है एक्चुअली, ये 9, 10, 11, 12। इस तरीके से हमने अपनी अनुसूचियों को या फिर शेड्यूल्स को एड ऑन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आता है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 का अमेंडमेंट है। अब इसमें क्या किया गया, एक्चुअली जो नंबर ऑफ सीट्स होती है लोकसभा ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोकसभा की सीट है वो 2026 के लिए आपको देखने को मिल जाएंगी कि 545 सीट्स हैं। तो एक्सटेंडेड द बैन ऑन द readjustment of the seat in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for another 25 year, it is up to the 2026। तो 2026 तक कोई भी चेंजेस लोकसभा की सीट पे नहीं किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है, आपके 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है।
नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो यही है, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था। इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा था विच इज आर्टिकल नंबर 21A, और ये बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने अपना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी एड ऑन किया है विच इज 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आपका जो 51A, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें एक नई ड्यूटी को हमने ऐड किया था कि पेरेंट्स के राइट होते हैं, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को वो स्कूल भेजें। तो हमने क्या क्या किया, एक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया और एक फंडामेंटल राइट को इसमें एड ऑन किया है अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 का ये जो एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, पहले हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी, और इन दोनों बॉडी को हमने सेपरेट कर दिया। मतलब आज हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है। एक समय पे ये दोनों एक ही बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो आर्टिकल मिल जाएंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 338 में, और वही शेड्यूल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आपको आर्टिकल नंबर 338B में देखने को मिल जाएगा। तो ये दो नए आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया, 2003 का ये अमेंडमेंट है, इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के पास या इतनी पावर नहीं है कि आप कितने भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने कैबिनेट के बारे में बात की, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अपना पोर्टफोलियो बताया और कैबिनेट मिनिस्टर बताए, तो आपने देखा होगा कि 72 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये 100 क्यों नहीं है, या 150 लोगों को मंत्री क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि हमारे देश में कुछ कानून है। कानून ये कहता है कि आपका जो लोकसभा का टोटल मेंबर है उसके 15% से ज्यादा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो 15% से ज्यादा आपके मिनिस्टर हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपका ये कानून देखने को मिलेगा 91st नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट आता है 92nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में हुआ था, और इसके अंदर हमने क्या किया, शेड्यूल नंबर 8 में हमने 4 न्यू लैंग्वेजेस को ऐड ऑन किया है, और वो 4 नई लैंग्वेजेस क्या है, डीबीएमएस है। डीबीएमएस का क्या मतलब होता है, डीबीएमएस का यहाँ पे मतलब है डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली, ये 4 नई लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, और आज प्रेजेंटली हमारे देश में शेड्यूल नंबर 8 में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 में 96 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें हमने यहाँ पे जो उड़िया लैंग्वेज थी उसको प्रोनाउंस किया उड़िया। ठीक है, ये चेंज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 का अमेंडमेंट एक्ट है, और इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारी सहकारी संस्थाएं होती हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी होती हैं, उनको हमने एक प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है अंडर द 97th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इसके अंदर हमने पार्ट नंबर 9B को जोड़ा है, जो कि हमें बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। इसके अलावा फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, कि किसी भी व्यक्ति को राइट है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये सारी चीजें 2011 के 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 100 से लेकर 106 के बीच में। ठीक है, इस कहानी को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2014 का अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट अभी अगर करेंट सिचुएशन आप देखते हैं, जो बांग्लादेश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक दूसरे को टेरिटरी एक्सचेंज की थी। हमने अपना कुछ पार्ट बांग्लादेश को दिया था, बांग्लादेश ने अपना कुछ पार्ट हमको दिया था। तो इस तरीके से एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जो कि आपके 100 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेंशन है, 2014 का अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2017 में हुआ था, और ये आपका 123 नंबर का बिल था। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, बिल क्या होते हैं, जब लोकसभा राज्यसभा में पास किए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करते हैं, तो वो बिल कहीं जाके एक्ट बनते हैं। तो बिल का नंबर और एक्ट का नंबर अलग अलग हो सकता है। तो 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 2017 में आया था। इसके अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की है, विच इज जीएसटी। तो जीएसटी का प्रोविजन आपको किसमें देखने को मिलेगा, 101 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मिलेगा, और अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो 279A ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
पहला स्टेट जहां पर जीएसटी को लगाया गया था वो कौन सा था? आसाम था। नेक्स्ट बात करेंगे 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो 2018 का एक्ट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इनको हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को, और इसके अंदर एक आर्टिकल है 338 बी। तो आपके पास अब 3 आर्टिकल हो गए हैं। पहला आर्टिकल 338 है, फिर आपका 338 ए है, देन आपको 338 बी देखने को मिल जाएगा। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में यहाँ पर बात होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है अंडर द 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2018 में। नेक्स्ट आता है आपका 103rd, मतलब 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में हुआ था, और जिसमें हमने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको 10% रिजर्वेशन दिया है। और अगर आर्टिकल के बारे में बात करो तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया है अंडर द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नाउ आता है यहाँ पे 104 नंबर का जो एक्ट है वो 2020 का एक्ट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? इसमें 2 चेंजेस हुए हैं। 2 चेंजेस कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहली बात, जो लोकसभा और राज्यसभा में और आपका जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होता है सीट्स का, कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स एमपी की या एमएलए की असाइन की जाएंगी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को, तो ये जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को हमने फर्दर इंक्रीज कर दिया। इस रिजर्वेशन को हमने क्या कर दिया? बढ़ाने का काम कर दिया। पहली चीज ये की। और दूसरा काम हमने क्या किया? हमारी जो लोकसभा होती है और हमारी जो विधानसभा होती है, तो लोकसभा में आपको 2 सीट्स रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए, और यहाँ पे 1 सीट विधानसभा में रिजर्व होती थी। इनको अबॉलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अब कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर कंटिन्यू की गई हैं, और ये 10 ईयर के लिए ये एक्सटेंशन किया गया है। ठीक है, 10 सालों के लिए जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन, इसको 10 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है अंडर द 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2020 में हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें डन। आर्टिकल नंबर 331 ये डील करता था आपका कि 2 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे फॉर द फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, और इसी को यहाँ पे खारिज कर दिया है या खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो 105 नंबर का जो एक्ट है वो 2021 का एक्ट है, 2021 में पास हुआ है। इसमें यहाँ पर अभी तक क्या था? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही राइट थे कि वो जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या सोशली बैकवर्ड क्लासेस का नॉमिनेशन कर सकते हैं, लिस्ट में किसको ऐड ऑन करना है, किसको रिमूव करना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता था। लेकिन हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि हर एक स्टेट में अगर कोई कास्ट, फॉर एग्जाम्पल ए कास्ट है जो राजस्थान में अगर ओबीसी में आती है, तो वही ए कास्ट हो सकता है महाराष्ट्र में एससी में आती हो, वही ए कास्ट हो सकता है एमपी में जनरल कैटेगरी में आती हो। तो सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो ये राइट्स अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दिए गए हैं, ये राइट्स अब स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट कर सकता है, और कंसल्ट करने के बाद लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रेडी कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2023 में 2023 में हुआ है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है। 1/3 फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है 106 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये टोटल आपके 106 नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, अब आपने ये टॉपिक तो पढ़ लिया। अब आपका टॉपिक पढ़ने के बाद क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होता है? नए कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, और ये भी पता चल जाता है आपको प्रैक्टिस होने के साथ कि आप कितना टाइम ले रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर पॉलिटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन में जाके इस पॉलिटी टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, विथ डिटेल सोल्यूशन। तो एक क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उसके रिगार्डिंग लगभग आपको 5 to 10 नए पॉइंट्स भी सीखने को मिल जाएंगे। तो आपका एक अच्छा खासा डेटाबेस रेडी हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, ये आपकी इस तरीके से
से डिज़ाइन की गई है कि आपके हर एक वनडे एग्जाम के साथ साथ स्टेट एग्जाम को और आपका अगर CGL मेंस एग्जाम है तो उसको भी कवर करती है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आपके मैच द कॉलम, सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और अपने एप्लीकेशन पे जाके सिंपली आप सर्च कर लेना पूजा जैन क्लासेस। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक्स द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया? तो ये आपको आर्टिकल नंबर 21A में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में, वहां पर भी गार्जियंस को बोला गया है कि आपकी ड्यूटी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप स्कूल भेजें। और ये कैसे ऐड किया गया है? 86 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In which of the following amendment the term of लोक सभा increased from the 5 to 6 year? तो 5 से बढ़ाकर 6 साल कब कर दिया गया था? जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको कराया था, उसमें ये चेंजेस किए गए थे। वापस से इसको रिस्टोर कर दिया गया था 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेज बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, जिनको हम DBMS कहते हैं, इनको 8 नंबर के शेड्यूल में जोड़ा गया और प्रेजेंटली हमारे देश में 8 नंबर के शेड्यूल में 22 भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कौन सा अमेंडमेंट था ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट फ्रॉम द 21 ईयर टू 18 ईयर। तो ये भी समय राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट का है और उस समय ये चेंजेस किए गए थे। कौन सा है ये? 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें हमने 21 ईयर को रिड्यूस करके 18 साल आपकी वोटिंग एज कर दी थी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 368, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। Which among the following constitutional amendment provided for state reorganization on the linguistic basis? तो यहाँ पे भाषा के आधार पे हमारे राज्यों का फॉर्मेशन किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है ये? आप देखेंगे 1956 का ये 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। देखो, गोवा पहले तो 1962 में इसको यूटी बनाया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि 1987 में गोवा हमारे देश का एक राज्य बन गया था और आज गोवा एक स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये आपको 56 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप आपने सेशन पूरा देखा होगा, तो इसका आंसर करना बड़ा आसान है। एक तरफ लिस्ट नंबर 1 है जिसमें आपको अमेंडमेंट मेंशन है और आपको मैच करना है कि कौन सा अमेंडमेंट किससे एसोसिएटेड है। जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, सिक्किम को कब 22वां राज्य बनाया गया, 9 शेड्यूल कब ऐड किया गया, एंड अबॉलिशन ऑफ द आपका प्रीवी पर्स। तो ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। जान इतनी चीज़ें, आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।